श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस कारण से कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर और अपनी अलग पार्टी बनाई थी, वो था लियाकत नेहरू एक्ट। लेकिन जो समस्या, जो बिंदु उस समय थे, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के साथ, आज भी वे कायम हैं इस बांग्लादेश के साथ। आइए तुफैल जी के पास चलते हैं। उसके पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें फॉलो कर रहे हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी देख सकते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को और तुफैल जी का स्वागत एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पे। मेरा आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न है कि भारतीय नेतृत्व की कौन सी मानसिक दुर्बलता है जिसके कारण बार बार जीती बाजी हुए बैठकर, मेज पर बैठकर, और वो हार जाते हैं। आपने देखा है जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मूवमेंट चलाया था तब नेहरू जी जाकर लियाकत नेहरू एक्ट कराए, क्योंकि उस समय पूरा ध्यान जो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो अत्याचार हुए थे उसमें 1948 में बांग्लादेश में, जो तब तात्कालिक ईस्ट पाकिस्तान के हिंदुओं पर, उसके लिए उन्होंने बांग्लादेश का डिवीजन मांगा था, क्योंकि उस समय 23% थे। उनका इस बांग्लादेश का, इस ईस्ट पाकिस्तान को डिवीजन मांग के और वहां पर हिंदुओं को बसाइए। उन्होंने पैक्ट कर लिया, जानते बूझते कि पैक्ट की क्या महत्ता है पाकिस्तानियों और इस्लामियों के सामने। 1971 में दोबारा जब अवसर आया तो बजाय इसके कि उन्हें पता था कि 30 लाख जो बांग्लादेशी मारे गए थे उसमें से अधिकतर हिंदू थे, ये जानते बूझते इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से कोई कमिटमेंट नहीं लिया वहाँ के हिंदुओं को वापस बसाने या उनके लिए सुरक्षा की कोई स्थिति तैयार करने के लिए, अपितु भारत में कहा कि साहब 1900 जो लियाकत नेहरू पैक्ट में जो कट ऑफ डेट 1950 थी वो यहाँ पे बढ़ा के 1971 कर दी, क्योंकि लियाकत नेहरू पैक्ट सक्सेसर स्टेट के ऊपर भी लागू था। तो ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरह के कार्य बार बार कराती है और जिसकी परिणति आज भी हमें देखने को मिल रही है, जो इस समय नरसंहार चल रहा है बांग्लादेश में, और हर बार बहाने से ये होता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है और उसके बाद आक्रमण आरंभ। देखिए, जो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने गंभीर विषय पर आपने मुझे आवाज दी, और ये उस चिंतन को जो सावरकर जी से निस्सृत होता हुआ और सीताराम गोयल जी, रामस्वरूप जी से आता है, उसी का एक हिस्सा हूं मैं। आपने मुझे बुलाकर वस्तुतः उस गंभीर चिंतन को सम्मान दिया, उसको आवाज दी। एक बेसिक समस्या जो लंबे समय से चली आ रही है, उस समस्या को समस्या के रूप में देखे बगैर नए नए प्रयोग करने से बात नहीं बनने वाली। बांग्लादेश ये जो आज बांग्लादेश में हुआ है, पंडालों पर हमले और वहां दुर्गा पूजा के मूर्तियां तोड़ देना और सारा, ये कोई नई चीज नहीं है। ये 712 ईस्वी से चल रहा है। जब तक इस बीमारी को इसी दृष्टि से नहीं देखेंगे, इसके पीछे के कारणों की छान पटक सही से नहीं करेंगे, तब तक इसका समाधान कैसे निकलेगा। जो ये करने वाले हैं वो तो ईमान कर चल रहे हैं कि वो अल्लाह की मुमलिकत के लोग हैं और उनका फर्ज है। जब तक आप इस बात को देखेंगे नहीं, इतना ये आश्चर्य इस बात का नहीं कि ये हुआ है बांग्लादेश में, आश्चर्य इस बात का है कि इतनी देर से कैसे हुआ। 1947 से पहले जो भी दंगे हुए, लगातार दंगे हुए, खुलना में, कोमिल्ला में, एक नाम सामने का है नोआखाली का, मगर नोआखाली अकेला नहीं था, उस पूरी बेल्ट में दंगे हुए थे। नोआखाली तो एक केंद्र जैसा उभर कर सामने आया था, क्योंकि गांधी वहां जाके छाती पीटने लगे थे, अन्यथा इस पूरे क्षेत्र में दंगे हुए थे और लाखों लोग मारे गए थे।
सुना गांधी की बकरी को काट के खा गए थे, उसके बाद गांधी जी वहां से भाग गए थे। जी जी जी, उन्होंने अपने साथ की लड़कियों को जिन्हें लेकर गए थे, सुचिता कृपलानी और लोग थे, उनको जहर की पुड़ियां दिलवाई थी कि अगर तुम्हारे सम्मान का समस्या है तो जहर खा लेना। बिल्कुल वो उनको विश्वास नहीं था कि इनकी अहिंसा वो मानने वाले हैं। इस ऐसी स्थिति में वहां पहुंचे। 71 में भयानक नरसंहार हुए, 30 लाख से अधिक लोग मारे गए। ये सारे के सारे हिंदू ही थे। 1 करोड़ से अधिक विस्थापन पहली झपट में ही हो गया था। ये सारे के सारे हिंदू वहां से निकाले गए थे। हिंदू जेनोसाइड था। ये क्यों हो रहा है? लोगों को ये, जैसे मैं 1988 87 सब याद करता हूँ, शायर हूँ, उर्दू वालों के बीच में उठता बैठता तो लोग मुझे कहते थे कि बाबरी मस्जिद का वो जमाना था, बड़ी जिंदाबाद मुर्दाबाद मुशायरों में होती थी कि अल्लाह किसी ऐसी जमीन पर जिसे जबरदस्ती कब्जा किया गया है और वहां पर नमाज पढ़ी जाए तो अल्लाह उस नमाज को कबूल नहीं करता। एक आम गधे की तरह हम भी मान लेते थे इस बात को, तब उतना पढ़ा नहीं था। धीरे धीरे समझ में आया कि भाई ये तो सुन्नत है। मोहम्मद ने स्वयं मक्का की 360 मूर्तियां नष्ट की, उसके बाद मक्का को बदला। तो वो जो कर रहे हैं वो मोहम्मदवाद है। इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है, इसका नाम ही मोहम्मडनिज्म है। मुसलमानों को पहले मोहम्मडन कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारना ये मुसलमान के लिए कर्तव्य है। इस्लाम बेसिकली मोहम्मद के किए धरे को अपनी जिंदगी में उतारना है। इसी कारण से जो ये इमराना कांड है कि पुत्र वो ससुर की रीप की हुई बहू उस पर जायज ठहरा दी जाती, जो कि मोहम्मद ने स्वयं अपनी गोद लिए हुए बेटे जैद की बीवी ज़ैनब को, जो उसकी कजन भी थी, घर में डाल लिया था। ये सब हदीसों में दर्ज है। इसको इसी तरह से लोग देखते हैं जो चाइल्ड मैरिज है। मुसलमान क्यों एतराज नहीं करते कि मोहम्मद ने जब 51 बरस या 52 के थे तो 6 साल की बच्ची से शादी की थी। तो ये मूर्तियां तोड़ना मोहम्मद की सुन्नत तो है, आप इस पर सवाल भी नहीं उठाएंगे इसकी गलत सही को। क्योंकि हम लोग जिस जीवन में हैं, जिस विकसित अविकसित अर्धविकसित विकासशील दशा में हैं, उस सबके जो न्याय के सिद्धांत हैं हमारे, उन कसौटियों पर इन चिंतन को कसेंगे नहीं तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे? हमने इसी समाज ने नरबलियां थी, हमने नष्ट की ना। अब नरबलियां नहीं होती, समाप्त हुई हैं। इसी समाज में सारी ऐसी बहुत सारी बातें, ठगों का उन्मूलन किया, पिंडारियों का उन्मूलन किया, तो ऐसी सारे चिंतन को हम क्यों कसौटी पर नहीं कसेंगे? मगर समस्या ये है कि भारत में जो वोटर है 8 करोड़ 10 करोड़, वो एक दबाव ग्रुप का काम करता है। और कठिनाई ये है कि इस सारे वोटर समाज के ऊपर इस्लामी नेतृत्व की चलती नहीं है, हावी नहीं है वो। मगर हमारे जो प्रजातांत्रिक दल हैं वो ये मानते हैं कि इनको अगर सवाल उठाया गया तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे भारत में मुसलमान एक तरफा भाजपा के विरोध में वोट जरूर करता है, मगर ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। मुसलमानों के बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो इस पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन में मोदी जी के पक्ष में वोट डाला है बहुत लोगों ने। तो आप उनको धकेल के, जैसे हमारे क्या नाम, सीमांत गांधी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेसियों ने हमें भूखे भेड़ियों में डाल दिया। वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, उनको दबाकर पाकिस्तान में डाल दिया गया। न तो उन्होंने वोट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में, उनकी मानसिकता भारत के पक्ष में थी, मगर भारत ने त्याग दिया। तो ये जो मानसिकता है उसको चुनौती नहीं देंगे, ये लगातार की समस्या, और अब की नहीं है, 1300 वर्ष की समस्या है। जब तक इसे इसी दृष्टि से नहीं देखेंगे, नए नए प्रयोग कर लेंगे। नेहरू लियाकत अली पैक्ट कर लिया, काहे के लिए? इस पैक्ट का हमारा हिस्सा हमने पूरा किया, उधर पूरा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो दबाव बनना था वो दबाव बनाया, उसी के कारण सीए लाना पड़ा। तो वो सीए के विरुद्ध भी ये खड़े हो गए, तो सीए को भी इन्होंने चुपके से ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा है। अब ये समस्या, और कुछ बातों की मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। जब संसद में बहस हो रही थी तो उस समय अफगानिस्तान का मामला आया, तो किसी कांग्रेस के लीडर ने कहा कि अफगानिस्तान से हमारा क्या लेना देना, हमारी सीमा नहीं लगती।
तो अमित शाह ने बहुत दहाड़ कर कहा कि हमारी सीमा लगती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमसे लगता है अफगानिस्तान, हम आज नहीं कल लेंगे, इसके लिए जान दे देंगे, जान ले लेंगे। तो अपने सत्व के रक्षण के लिए हम तैयार नहीं हैं, उस पर लीपापोती किसी तरह से हमारा काम चल जाए, कैसे हमारी सरकार निकल आए, कैसे हमें वोट मिल जाए, जबकि ये दिखाई दे रहा है कि सारे के सारे दल, चाहे वो कांग्रेस हो, ममता भी इलेक्शन जीती, पाठ करती फिर रही थी, अंटसंट पाठ कर रही थी, मगर दुर्गा पांडालों में जा रही थी। कांग्रेस के लोग, जो सावरकर जी का कथन है कि एक दिन आएगा कि कांग्रेस ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, वो दिन है, उसके बावजूद भाजपा ठंडी पड़ी हुई है। ये दृढ़ता से काम करने का, और ये दोनों बार हुआ। पिछली सरकार में जब अटल जी आडवाणी जी की सरकार थी, हमारे बीएसएफ के जवानों को पशुओं की तरह उन्होंने मारने के बाद लाठियों पर लटका कर, जैसे जानवरों को दिया जाता है, ऐसे दिया। जिस दिन उन्होंने मार दिए थे हमारे लोग, मुझे मेरी जानकारी वहां बीएसएफ के लोगों से है, उनका कहना था कि रात में बांग्लादेशी सोए नहीं कि सुबह भून के खा जाएंगे भारतीय में। मगर ये दिल्ली की सीट है गई, एक एक्शन लेने दीजिए, वो घुस भर देते खाल में, मगर आप करने नहीं देते, हाथ बांध के रखते हैं। इस हद तक है कि 4 प्रचारक मार दिए गए। बीएसएफ का कमांडेंट कह रहा मुझे एक छूट मिल जाए, मैं इनका घुस भर दूंगा सबका, मगर ये हुआ। तो अपने सत्व को के रक्षण के लिए अगर राज्य तैयार नहीं होगा, तो इसी के लिए तो हम लोग फिर आज शस्त्र पूजन की बात करते हैं कि शस्त्र एकत्र करो, अपने रक्षण की स्वयं व्यवस्था करो, राज्य व्यवस्था नहीं कर रहा। मगर इतनी बड़ी समस्या है कि व्यक्ति नहीं कर सकता, बहुत बड़ा समूह चाहिए, राज्य को सन्नद्ध होना चाहिए। और इसकी बयार अगर आज इस बयार में, इस तेज हवा में अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? केंद्र सरकार है, प्रांतों में सरकार है, अब क्या यूएनओ में भाजपा का आदमी चाहिए या अमेरिका का प्रेसिडेंट भाजपा का बने तब होगा एक्शन? आवश्यकता क्या? इतनी सामान्य समस्या, इस समस्या की सीधी सीधी बात चटकौन हमें चाहिए। इतने सारे लोग हमारे अंदर घुसेड़ दिए हैं, तो ये पूरा बेल्ट हमको चाहिए। सीधे दबाव की बात करिए, नहीं मानोगे तो हम सीधा निपट लेंगे तुमसे। मगर इतनी इस बेसिक समस्या पर कोई आंख खोल के बात नहीं, कोई मुंह खोलने की बात नहीं, ठंडे पड़े हुए हैं। वो तो हर चीज में ठंडे पड़े हुए हैं, खाली बांग्लादेश के मामले में थोड़ी ठंडे पड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो ठंडा था वो बांग्लादेश में कैसे गर्म हो जाएगा? यही यहां पर हमारा रोल काम आता है। हम लोग जितना दबाव दे सकते हैं, मुखर दबाव, बहुत तेजस्वीता के साथ दबाव, और अपेक्षा कीजिए कि ये टूल कम से कम एक टूल तो है। माना कि बेसुरा है मगर बोलता तो है। क्या अच्छा शेर इमरजेंसी में इस्तेमाल होता था? जो इमरजेंसी में पत्रक बढ़ते थे उस समय उर्दू का शेर इस्तेमाल होता था। उन्हें ये ज़ोम कि फरियाद का चलन न रहा, उन्हें ये घमंड है कि फरियाद का चलन नहीं रहा, उन्हें ये ज़ोम के फरियाद का चलन न रहा, हमें ये फख्र के मुंह में जबान बाकी है। तो आवाज निकालना अपने स्थानीय एमएलए के पास 10 लोग 20 लोग जाकर कहिए क्या कर रहे हो तुम, अपने एमपी को पकड़िए, दबाव बनाने का कोई तरीका तो निकालिए। एक दिन की दिहाड़ी छोड़ दीजिए, अपने आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंपनी चलाते हैं, जॉब करते हैं, एक दिन का काम बंद करके 15 लोग इकट्ठे होके एमपी के पास जाइए कि आप कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र व्यथित है। आप अगर स्वर नहीं देंगे, केंद्र पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रधानमंत्री हमारी अप्रोच में नहीं है, हम नहीं पहुंचा सकते, मगर आप तो पहुंचते हैं, आप बात कीजिए, इसका दबाव तो बनाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे बात बने? आप तो दबाव की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो योगी जी तक के हाथ बांध दिए, पीलीभीत में उनको कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। वेरी सैड, बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब। सॉरी, लखीमपुर बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब स्थिति। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राजनीति का ये क्या चाहते हैं। टिकैत यही हो सकता है कि टिकैत को शायद लीडर बना के पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जाट बेल्ट है उसे अपने फेवर में करने की कोई सोच होगी, इसलिए उसकी बेहूदगी नहीं अवॉइड की जा रही है, और तो कोई कारण नहीं हो सकता।
पिछले इलेक्शन में टिकैत बिजनौर से खड़ा हुआ तो बीजेपी हाथ जोड़े फिर रही थी क्या, अलग टिकट ले लो, मुजफ्फरनगर से टिकट ले लो, हाथ जोड़े फिर रही थी, नहीं माना, सपा से आई, क्या हाल हुआ? 9,500 वोट मिले थे। खटिया खड़ी हो गई, ये ससुरा लीडर बनेगा? आप क्या कर रहे हैं? जिसने हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कह दिया, इसको भाजपा में लेके मौत बुलानी है अपनी, जाट कूद के एक तरफ हो जाएंगे। इस समय टिकट के साथ नहीं है। जाट बेसिकली आर्य समाजी है, बड़े खरे किस्म के हिंदू हैं, वो धेला उसके पक्ष में नहीं जाने वाले। इस समय तो और बुरी तरह से बिक के हुए हैं। मगर भाजपा पता नहीं कौन सी राजनीति कर रही, क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता। ये मास्टर स्ट्रोक वाली राजनीति, आपको पता है ना मास्टर स्ट्रोक? ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जो अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा है? ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है? ये हम आप नहीं समझते ना, वो कह रहे हैं आप लोग नहीं समझते, क्योंकि ये जो है कह रहे हैं कि 10 डायमेंशनल चेस है। कल मेरी बात हो रही थी अंकुर शर्मा से, जम्मू वाले जो एडवोकेट हैं, तो उन्होंने भी, उसके पहले डॉक्टर अजय चुंगू ने भी एक बात कही थी जो नेहरू और इंदिरा और इन सब के जमाने में सत्य थी, वो फिर से दिखाई पड़ रही है। कहा कि ये एक असामान्य राज्य है, भारत का जो राज्य है वो एक असामान्य राज्य है जो राष्ट्र के हितों के विरुद्ध खड़ा रहता है। और हमें यह आशा थी कि हमने इस राज्य में एक मूलभूत परिवर्तन किया है और अब राज्य जो है वो राष्ट्र के हितों के समानांतर चलेगा, लेकिन ये तो अभी भी वही स्थिति है, राज्य तो अभी भी राष्ट्र के हितों के विरुद्ध खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। राज्य के स्तर पर जो कार्य होना चाहिए, और राष्ट्र को भी कम से कम इतनी तो बात, हमारा जो स्थानीय एमपी है, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, किसी पार्टी का, 150 लोग समय लेकर जाइए और उसे दबोचिए, उसे घेरिए। वो नहीं मिलने का समय देता, उसके दरवाजे पे बैठ जाइए। हमारी बात सुननी पड़ेगी कि तुम इस विषय पर कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, तुम क्या कर रहे हो? किसी पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं। राष्ट्र का मूल स्वर आहत हो रहा है, मूल स्वर की रक्षा के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? तुम क्यों नहीं करोगे? अन्यथा अभी तुम्हारे साथ ये स्थिति कर रहे हैं, 2 साल बाद इलेक्शन होगा, तुम्हारी खाट खड़ी कर देंगे, घर घर घूमेंगे हम कि हम गए थे इससे कहने के लिए और इसने नहीं किया। दबाव तो क्रिएट कीजिए, केवल यही मानकर कि अच्छा हो जाएगा अपने आप, तो को न हो हमें कहानी, चेरी छाणी न हो रानी, ऐसे कहने से काम नहीं बनता। राजा हमारे पक्ष का नहीं है, ये महाभारत का आदेश है, मनुस्मृति का आदेश है। राजा यदि लोकरंजन नहीं करता तो राष्ट्र का धर्म है कि राजा का वध कर दे, राजा को नष्ट कर दे, ये प्रजा का धर्म है, ये आदेश है, इसमें कहीं कोई जरा सा भी संदेह नहीं है। तो हम इतना प्रयास तो करें, एक दिन के लिए तय कर लें आपस के लोग कि आइए चलिए 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, कुछ नहीं होगा, उसके दरवाजे बैठ जाएंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, सुबह 9 बजे दौड़ लेंगे, कहीं जा रहा होगा दौरे पे हमें बैठ जाओ कि आप इसका उत्तर दीजिए और बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। ये परिलक्षित होना चाहिए आपके कर्तव्य में, आपके कार्य में। आप इसे सिर्फ हमें कहने के लिए नहीं, पता लगना चाहिए कि आपने ये किया। दबाव तो दीजिए, कुछ तो कीजिए। अन्यथा जो बंगाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो बिहार में होने में, उत्तर प्रदेश में होने में, राजस्थान में होने में, पंजाब में होने में कितनी देर है? समय का फेर है बस। ये नगाड़े बजाते हुए चले आ रहे हत्यारे हैं, ये कोई दबे छिपे लोग नहीं हैं, ये खुल्लम खुल्ला कुफ्र और ईमान की बात करते हैं। जब तक इस संघर्ष को काफिर और कुफ्र और ईमान के संदर्भ में नहीं देखेंगे, इसकी रोशनी में नहीं समझेंगे, इस समस्या से निपटा नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं है कि ऐसी समस्या हमने निपटाई नहीं है। ईसाइयत भी ऐसी बेहुदा सोच रखती थी, इस सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया। बाइबल वही है, अभी भी वो पृथ्वी के चक्कर आज सूरज से लगवा रही है बाइबल, मगर अब बाइबल के चक्कर लगाने बंद कर दिए लोगों ने, चर्च में नहीं जाते, समाप्त हो गई बात। क्योंकि ऐसी बातें जो बेतुकी हैं वो नहीं चल सकती।
आधुनिकता की कसौटी पर, मानवाधिकारों की कसौटी पर इन सारे तर्कों को समझा जाना चाहिए, वो चाहे मेरे हों चाहे किसी और के हों। इसके लिए बाध्य कीजिए, और कोई विकल्प नहीं है। इग्नोर करने से नहीं होता। समस्या का समाधान करना है, बीमारी का इलाज करना है, तो बीमारी की बिल्कुल सही सही छान फटक ये है क्या, सिम्टम्स बिल्कुल स्पष्ट हैं। आपको निष्पत्ति निकालनी है, वो भी सब स्पष्ट है, वो भी छिपाने, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वही बता रहे हैं कि ये है बीमारी। तो उस बीमारी के बारे में बात कैसे नहीं करेंगे? मैं आपको तस्लीमा नसरीन, जिनको बांग्लादेश से इसीलिए निकलना पड़ा क्योंकि वहाँ ये हिंदू घृणा थी, और वो चूंकि वहाँ जो माइनॉरिटी है हिंदू को, उनको सपोर्ट करती थी, उसके कारण उनको बांग्लादेश से निकलना पड़ा। तो ये जो हिंसा हो रही है उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। कहते कि साहब, बांग्लादेशी मुसलमान जो है वो दो तरह के हैं, एक तो जिहादी हैं और जो शेष हैं वो प्रो जिहादी हैं, और जो लिबरल सेक्युलर या वैसे लोग हैं वो बिल्कुल नगण्य संख्या में हैं। और मुझे ये लग रहा है कि वो संभवतः किसी भी देश की मुस्लिम जनसंख्या की बात कर रही हैं, और उन्होंने उसका उपाय भी बताया है। भारत में भी काफी कुछ इस तरह की स्थिति है। हालांकि मुझे लगता है कि एक ये जो तीसरा तबका जिसको बता रही हैं, जिसको वहाँ नगण्य है, वो यहाँ अधिक संख्या में हो सकते हैं। लेकिन जिहादी भी हैं यहाँ, प्रो जिहादी भी हैं। प्रो जिहादी जो है, जो तथाकथित मॉडरेट, जो अंदर अंदर खुश होते रहते हैं और घर में बैठ के तालियां बजाते रहते हैं और ऊपर से मासूम चेहरा लिए रहते हैं। और कहा कि हाउ टू स्टॉप द बर्थ ऑफ जिहादीज इन बांग्लादेश। ये तस्लीमा जी कह रही, तो उनकी बात बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में तो मुझे लगता है कि हमें माननी ही चाहिए। भले ही कई बातें जो वो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहती हैं उससे हमारी असहमति रहती है और हम प्रकट भी करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में तो मुझे लगता है उनकी बात माननी पड़ेगी। कहते हैं कि हाउ टू स्टॉप, मदरसे बंद कर दो, मस्जिदें और ये जो वाज महफिलें जो आपने देखी थी ना, वो आपका वो जो IAS अफसर था कानपुर वाला, वो जो महफिल उसके घर में चल रही थी, वाज महफिल, जिसमें वो कह रहा था दाई बन, आप तो जानते हैं दाई और इज्तिमा, इस्लामिक प्रोपेगेंडा, ये सब बंद कर दे। करेंगे साहब, एक जनरेशन के बाद कोई जिहादी पैदा नहीं होगा। कहते कि साहब जिहादी तो छोड़िए, मुसलमान ही पैदा नहीं होगा, सिर्फ इंसान पैदा होंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं सामान्य रूप से इसको बात कहता हूं कि डेमोक्रेसी विश्व भर में इस्लामियों का टूल बनी हुई है, जहां जहां डेमोक्रेसी है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड ने बनाया है इसको टूल, उनका ये बिल्कुल प्रैक्टिस्ड आर्ट है उनकी। एक तरफा वो हर पार्लियामेंट की सीट पर भारत में भी लाख डेढ़ लाख मुसलमान, और हर स्थिति में 95, 96, 97% तक उनका पोल होता है। तो हर शख्स की जबान लपलपाती है उन वोटों के लिए। कोई उत्तर प्रदेश में ही मायावती या मुलायम सिंह या अखिलेश यादव नहीं है, लंदन में भी वहां के जो MP हैं वो मुस्लिम बस्तियों के वोटों के लिए। आपकी जानकारी में तो ये होगा, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि लंदन के कुछ क्षेत्रों में शरिया लागू हो गया है, शरिया नाफिज हो गया है डेमोक्रेटिक स्टेट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के बावजूद शरिया कानूनी रूप ले चुका है। यानी कोई मुसलमान पति अपनी बीवी को पीटता है तो वो स्त्री अधिकारों के तहत उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। वो कुरान के आदेश जिसमें औरतों को पीटना उसके शौहर का हक बताया गया, उस पर कार्रवाई होगी। ये काम उन्होंने लंदन में करा लिया। एक आवाज जो जरा मर्दाना उठी है वो फ्रांस की है। बिल्कुल ही ढीले पड़ जाते हैं डेमोक्रेसी में। अब एक छोटा ही दबाव ग्रुप सही, मगर भारत में है, बांग्लादेश में है। तस्लीमा कह रही हैं कि मदरसे बंद कर दिए जाएं, मगर ये मदरसे बंद करने का जो दबाव है और जो एक बवाल कटेगा,
तो उस उधम मचेगा। और वो ऐसा नहीं है कि भारत में उधम मचेगा तो कोई 15 करोड़ लोग सड़कों पर निकल आएंगे, मगर हर शहर में जो 4000 5000 लोग सड़कों पर आएंगे, इन पर तबीयत से लठ बजवाने की जिम्मेदारी तो राज्य की है ना। राज्य ढीला पड़ जाएगा, राज्य पुलिस वालों से पीछे हटने को कहेगा। जयपुर आसाम में हो रहा है ना, हेमंत बिश्व शर्मा जी करवा रहे हैं ना। हाँ, डिपेंड करता है, एक बार दबंगई आ जाए। जयपुर में 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लग गया, पुलिस को भगा लिया गया। तो पुलिस के लोग जहां से भागे थे, लोगों को ये जानकारी, मेरी बात लोगों को शायद कठोर लग सकती है, मगर सच बता मालूम होना चाहिए। जलियांवाला बाग जो कांड था वो हुआ क्यों था? अंग्रेज औरतों को कुछ क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने या वहां अमृतसर के लोगों ने गंदगी चटाई थी, जमीन में रगड़वाया था। उसके जवाब में अंग्रेजों ने, ये घटना एक वहां भी हुई अफगानिस्तान में, कि एक अंग्रेज ऑफिसर की बीवी उठा ली थी, पूरे इलाके के पठानों को दबोच लिया, बुरी तरह से मार पेली, और वो लड़की वहां से गई नहीं, वहीं रही, पठानों की छाती पे मूंग दल के। हमेशा के लिए बात ध्यान रहे कि अगर हमारे साथ बदतमीजी की तो उसका जवाब बहुत कर्रा मिलेगा। जिन 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा, उन 2 थाना क्षेत्रों के, क्योंकि मुखबिर हर जगह होते हैं, कौन कौन थे, उन सब की तोड़ाइयां उन्हीं चौराहों पर, बढ़िया लाठीचार्ज, हड्डियां तोड़ दी जाए, इतनी मार। जो अपने बच्चों को कह के मरे कि ऐसे किसी उपद्रव में मत जाना। ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि इकबाल आप नहीं बुलंद रखेंगे तब तक कैसे हो जाएगा? जरा सा दबाव हुआ पीछे हट जाते हैं। इतना जो बड़ा बवाल कटा क्यों हुआ कि एक बूढ़ी के कुछ पैसे, शायद 84 85 या 95 रुपए की थी महीने से, जिसे तलाक दे दिया गया था, उसके खिलाफ राजीव गांधी ने पूरा कानून पलट मारा। अब इतना लोगों का धमकाए में आ जाएंगे कि 95 या 96 रुपए की उसे महीने की पैसे मिलने थे, मगर तलाक कह के उस औरत को हटा दिया है, तो आपको उसको अधिकार देने पड़ेंगे। 95 रुपए के सामने प्रधानमंत्री दब सकता है, भारत का गृहमंत्री को धमकाया जा सकता है, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो डेमोक्रेसी में दबाव तो आपको झेलने की क्षमता होनी ही चाहिए। जरा सी किसी ने आंखें दिखाई तो पजामा पीला हो गया, ऐसा तो नहीं चल सकता। आपने तो देखिए, दबाव हो, वास्तव का दबाव हो तो भी बात समझी जा सकती है। यहाँ तो ये अपने मस्तिष्क पर काल्पनिक दबाव बना लेते हैं और उसके अंतर्गत सारी इनकी कार्रवाइयां होती। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। वरना 26 जनवरी को टिकैत को हटाने में क्या मुश्किल थी? वो तो रो रहा था बैठा हुआ, 1 मिनट में उठाया जा सकता था उसको, 100 लोग नहीं थे उसके आसपास, लेकिन इन्होंने अपने मन में कोई काल्पनिक दबाव बना दिया और कह दिया योगी जी से कि नहीं, अभी इसको टच मत करना, स्थिति बिगड़ जाएगी। ये स्थिति बिगड़ जाने वाली कहाँ से कौन सी वो सूचनाएं आती हैं, मुझे पता नहीं, कौन ब्रिलियंट इनका इंटेलिजेंस का अफसर है। लेकिन जो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है, वो मुझे लगता है, मेरा ऐसा आपके समक्ष रख रहा हूँ ये प्रस्ताव, कि जो भारत का राज्य शाहीन बाग से जो लगातार एक कमजोरी प्रदर्शित कर रहा है, उससे जो भी भारत के राज्य के शत्रु हैं उनमें एक अपूर्व उत्साह का संचार हुआ है और उनको लग रहा है कि ये सरकार तो अब, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं कि ये तो उस शब्द का उपयोग कर लूं, 100% कि ये तो फट्टू सरकार है और जैसे चाहो इसको दबा लो। और जब एक बार इस तरह की भ्रांति चलने लगती है, तब फिर रोकना बड़ा लगभग असंभव हो जाता है। जबकि ये जो सरकार आई थी, नेतृत्व एकदम से चमक के आया था, वो कारण ही वो था, टोपी कांड हुआ था ना, कि मैं जब टोपी पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं सम्मान सबका करता हूं मगर परंपरा का अपनी ही पालन करता हूं। प्रेस ने बहुत हंगामा करा कि नाक काट दी गई और इतना अपमान कर दिया और मौलाना को शर्मिंदा कर दिया और फलाना हुआ ढिमाका हुआ।
परिणाम से सारे भारत में एक हिलोर फैल दौड़ गई कि मर्द आ गया है, जो होता था पहले उससे अलग है ये आदमी। इस एक बात ने पल्ला झुका दिया पक्ष में। जिस समय चुनाव जीत कर आए थे तो उस समय थर्रा गए थे लोग। लोगों को लगा था कि अब निबट गई सारी बदतमीजी। फिर साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो बिल्कुल सब चीजें शांत, मगर जब दिखाई दे रहा है कि हर चीज पलट दी गई है, जो काम कांग्रेस सोच भी नहीं सकती, करने की हिम्मत तो बहुत दूर की बात है, वो सारे काम इस्लामी मंत्रालय भारत का कर रहा है। आंखें मूंद के बिल्कुल बेलगाम दौड़ी जा रही है रेल, कोई किसी तरह की कोई रोक टोक है नहीं। कांग्रेस तो आनंद लेगी इस बात का। सच्चर कमेटी की सिफारिशें 90% लागू हो गई हैं, जबकि गुजरात में इन्होंने लागू करने से इनकार कर दिया था। जी 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 जी। तो अब ये स्थिति, तो अगर आप ताल नहीं ठोकेंगे, ईमानदारी से सामने नहीं आएंगे, और वही एक उसका एक कारण यह है कि भाजपा की मानसिकता यह है कि अगर हमारा वोटर यानी हिंदू हमें वोट नहीं देगा तो जाएगा कहां। बहुत आवश्यक हो गया है कि 10-15% वोट का भी दावेदार प्रत्येक क्षेत्र में कोई दल खड़ा हो जाए। कम से कम जीत नहीं सकते तो हरा देंगे। समस्या है कि सपा का वोटर अगर टूटता है तो कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस का वोटर टूटता है तो बसपा को चला जाता है, बसपा का वोटर लालू को चला जाता है, उसका वोटर कम्युनिस्टों को चला जाता है। ये सब है। भाजपा का वोटर जाए तो जाए कहां? आप देंगे किसको वोट भाजपा के अलावा? मैं दूंगा किसे वोट? हमारे पास विकल्पहीनता की स्थिति है। अब बहुत आवश्यक हो गया है कि भाजपा के पैरेलल कोई विकल्प खड़ा हो, चाहे 10% वोट हो, मगर ये तय है कि डुबो देंगे नैया, हम जीतेंगे, ये सवाल है ही नहीं, मगर तुम्हें डुबो देंगे। ये डर अगर आएगा तो भाजपा बन जाएगी, जो उससे एक्सपेक्टेशन है वो पूरा करेगी। अल्ट्रा राइट कोई दल होगा तो ये राइटिस्ट बनेंगे, नहीं तो ये तो वामपंथियों से भी ज्यादा वामपंथी हो गए हैं। हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि राइट पे कोई है नहीं, तो ये तो बिल्कुल लेफ्ट में खिसकते चले जा रहे हैं लगातार, पूरी तरह से, बिल्कुल, मतलब, और दीदा दिलेरी के साथ कि हमने हिंदुओं की समस्या का ठेका नहीं लिया है। इतनी बात सार्वजनिक मंच पर लोगों के बीच में ये कह इसलिए पा रहे हैं कि उनको इसकी चिंता नहीं है कि हमारा आदमी हमारे खिलाफ क्या करेगा। उनको लगेगा कि हमारे खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, तब सब सुधर जाएंगे। ये बहुत आवश्यक हो गया। कोई हिंदू महासभा, कोई हिंदू दल, कोई हिंदू मुन्ननी वगैरह वगैरह वगैरह, कोई ना कोई हर क्षेत्र में बहुत आवश्यक हो गया। नहीं तो इस समय एक तरफ वामपंथी हैं, एक तरफ नेकर पहने हुए वामपंथी हैं, इतना ही फर्क है, दोनों में कुछ नहीं है। नेकर पहने हुए वामपंथी भाई इतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो वो तो जो हिंदुओं से संबंधित समस्याएं हैं उनके निराकरण की तो बात होती ही नहीं। हालांकि मुझे लगता है कुछ तो प्रेशर काम किया। तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इस बार मंदिरों की बात की। हालांकि वो मंदिरों के बात में जो कहते हैं, जो उसका, तो उसमें मुझे लगता है कि जो सनातन का जो परंपरा है सनातन की, उसका पूरी तरह से ज्ञान नहीं है शीर्ष नेतृत्व को, आरएसएस के, न वो संभवतः करना चाहते हैं। वो तो अपना ही थोपना चाहते हैं हिंदू समाज के ऊपर। लेकिन अब ये चलेगा नहीं। लोग सचेत हो गए हैं। मुझे लगता है लोगों को और सचेत करना पड़ेगा और यही कहना पड़ेगा कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड मत हो जाना। टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए हैं तो टेकन फॉर ग्रांटेड, तो अगर आपने किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया तो आपकी माता भी आपको दूध नहीं पिलाएगी। टेकन फॉर ग्रांटेड ये है कि भाई ये तो संतुष्ट है, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं। माता पिता से भी अपनी डिमांड करनी पड़ती है। तो ये तो दल है, राजनीतिक दल है, ये तो सामाजिक संगठन है, इनसे क्यों नहीं कर सकते? निश्चित बात है। लखीमपुर के कांड में अगर योगी जी को काम नहीं करने दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसी पूरे क्षेत्र ने, जो पंजाब में आतंकवाद चल रहा था,
पाकिस्तान प्रेरित सारा काम हो रहा था, तो इस पूरे क्षेत्र में, और मैं तो खुद तराई का हूँ, काशीपुर का हूँ, नैनीताल जिला था, इस सारे क्षेत्र को हमने देखा है, आतंकवाद को देखा है। हमारा फार्म तो पूरे इलाके में हम अकेले हैं जो नॉन केशधारी हैं, बाकी सारे केशधारी हैं। हम सब उससे निपट सके थे। केपीएस गिल निपट सकते थे, तो योगी क्यों नहीं निपट सकते, मोदी क्यों नहीं निपट सकते? राज्य के पास शस्त्र बेहतर हैं, समझ बेहतर है, और उजड़पने की जो सोच थी उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर सुधार आया है। मगर अगर कुछ करने को ही राजी नहीं है, किसी एक लल्लू पंजू ने कुछ कह दिया तो मान ली उसकी बात कि टिकैत बदतमीजी कर रहे हैं, तो टिकैत को सीधा क्यों नहीं करते? राज्य अगर ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस काम को करने के लिए कहीं चीन से या रूस से लोग आएंगे। आम हिंदू बिल्कुल असहाय, आम राष्ट्र बिल्कुल असहाय, निरुपाय पड़ा है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसकी चीखें नहीं सुनाई देती। जिन लोगों को मार दिया गया उनके परिवारों का क्या होगा? दिल्ली में बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर एक गरीब को मार दिया गया, तड़पा तड़पा के मारा गया, 2-3 लोग गिरफ्तार भी हो गए। उसके बावजूद यहां से लोग नहीं हट रहे। राज्य का कोई इकबाल नहीं है। ये घर के बाहर बैठी हुई आवारा कुतिया है कि जो मर्जी आए इसके लात मारेगा। आप ऐसे कैसे होने दे सकते हैं? ये बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। किसी राज्य के लिए बहुत बुरी स्थिति है। डीएम तो बहुत बड़ी बात है। एक एसएचओ वहां का, उसको ठीक से फोर्स दे दी जाए, 4 थानों की फोर्स बुला दी जाए, वो 2 घंटे में भुस भर देगा सबका। ये जितने फ्रॉक पहनने वाले, नीले फ्रॉक पहनने वाले ना, इन लोगों के वो लठ भर जाएगा, सब सीधे हो जाएंगे। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये निरुपाय लोगों के ऊपर सारी तीसमार खाई दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान पे ना दिखाई गई? लाहौर जो राजधानी रणजीत सिंह की, वहां ने दिखाई गई? इस गरीब को, जिसके पास कोई नहीं है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके हाथ पैर काट डाले। ये सब हो इसलिए रहा है कि लोगों को अपनी, क्योंकि अब इसमें कानूनी पक्ष कुछ नहीं करेगा, कोई गवाह नहीं मिलेगी, वहां पर गवाही किस बात की? छूट जाएगा सारा केस। 1-2 साल की परेशानी है, हाई कोर्ट से जमानत हो जाएगी, कुछ तारीखें पड़ेंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। ये सब हो इसलिए रहा है कि राज्य का, जिसे इकबाल कहते हैं, उसका जो दबदबा है वो बिल्कुल पिलपिला बना दिया गया है। उसके पैर कमजोर कर दिए गए। और बहुत सरल है ये कर पाना। इसको ठीक करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि इस समय आपके पक्ष में हैं लोग। एक्शन लीजिए, बिल्कुल झगमगाते हुए उभरेंगे आप। बिल्कुल सही बात है। अभी बांग्लादेश में ही देख लीजिए, लगातार 4 दिन से हिंसा का तांडव चल रहा है, और वहाँ की प्रधानमंत्री कहती हैं कि आप देखिए, भारत में कोई रिएक्शन मत कर दीजिएगा। मतलब एक तरह से उस ज़माने में हुआ करती थी होस्टेज थ्योरी, जो जिन्ना ने प्रोपाउंड की थी कि भाई जो हमारी माइनॉरिटी हमारे यहाँ होस्टेज है और जो मुस्लिम है वो भारत में होस्टेज है। तो भारत में तो वो स्वतंत्र हो गए, लेकिन जो हिंदू माइनॉरिटी है वो आज भी पाकिस्तान में होस्टेज है और आपके यहाँ पर बांग्लादेश में होस्टेज है। वो होस्टेज थ्योरी। और हमारा राज्य कह रहा है कि हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया। चलो, हसीना का तो फिर भी मानते हैं, थोड़ा बहुत करती है, लेकिन जब उनका पूरा राष्ट्र जो है वो एक मत से हिंदू विरोधी हो रहा है, तो जो हिंदू राष्ट्र है वो क्या कर रहा है? जी, हिंदू राष्ट्र का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व बहुत ठंडा, बड़ा असहनीय रूप से दयनीय है। असहनीय रूप से दयनीय है। राज्य के हाथ, उसके हाथ में राज्य है, उसके हाथ में नेतृत्व है, उसके हाथ में राजनीतिक सत्ता है। उसकी भौं हिले तो हिल जाए, करना नहीं चाहते। अजीबो गरीब बातें। हमारा डीएनए एक है, डीएनए एक है, पक्की बात है, और खोपड़ी में जो भूसा भरा है वो भूसा तो गड़बड़ है, उसको चुनौती तो देनी पड़ेगी। वो काम भी नहीं करेंगे, उसके हिसाब से नियम तो बनाने पड़ेंगे, सिस्टम से, मशीनरी से काम कराना पड़ेगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है।
बर्मा में भी तो हमने एक्शन लिया, हमारे सैनिक गए और निपटा दिए हमने। कौन सी बड़ी बात है? ये काम यहां नहीं हो सकता क्या? यहां भी हो सकता है। जी, चलिए इसी नोट पे अब चलते हैं। कुछ प्रश्न आए, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। उससे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें फॉलो करें और हमें सपोर्ट करें। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. अभिनव कीर्ति जी कह रहे हैं, सर, मिस्टर फैजान मुस्तफा in a recent video said that the earlier mention of Lord Rama is not Valmiki Ramayana but a Buddhist text where Ram and Sita were siblings. Is it factually right? अरे ये फैजान मुस्तफा वो चीज़ है जो फयाज के सामने डिबेट छोड़ के भाग गया था। हमारे फयाज अहमद फैजी के सामने डिबेट छोड़ के भाग गया। ये अपने वीडियो अलग अलग बनाता रहता है, किसी के सामने डिबेट नहीं रखता। सारी बातें इसकी जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अलग अलग बातें कहेंगी, लेकिन बुद्ध की क्रोनोलॉजी क्या है? बुद्ध राम से पहले कब हो गए? राम की तो जो अब तो ये स्थापित हो चुका है कि राम का जो काल क्रम है वो कम से कम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, और यदि हम नीलेश ओक जी की बात माने तो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। तो इसलिए ये फयाज आपके जो फैजान मुस्तफ़ा जैसे लोग हैं वो अपने ही कोकून में, अपने ही क्लब में बकवास कर सकते हैं, डिबेट तक में ठहरते नहीं। वो फयाज अहमद फैजी के सामने डिबेट छोड़ के भागे हैं। आपको प्रमाण चाहिए तो मेरे वीडियो पे फयाज साहब से सुन लीजिए। नीरज शर्मा जी कह रहे हैं, कोई हिंदू पार्टी आए या ना आए, मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, इतना खून पानी नहीं हुआ है अभी मेरा। नीरज साहब, मुझे लगता है अभी ये निर्णय करने का समय नहीं आया, मगर ये धमकी जरूर रहनी चाहिए कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप हिंदू विरोधी हो गए हैं। ये दबाव बनना चाहिए, मगर ये दबाव उन्हें जाहिर हो जाए। 150 लोग जाकर एमएलए को, एमपी को पकड़ के घेर के बात करिए कि हम आपके विरोध में कैंपेन चलाएंगे। उनको वार्न कीजिए, उनको बाध्य कीजिए, एक बार चेतावनी जरूर दीजिए, फिर उसके बाद ये काम कीजिए। जी बिल्कुल सही है, काटिए नहीं तो फुफकारिए तो सही। हाँ, पक्का। सुमन नेगी, धन्यवाद आपको सुमन जी। ओम, isn't this bhakti yoga without karma action is like smoking opium and reason of fall of Hindu dharma? Recent example of ISKCON in Bangladesh, though they don't seem to follow Krishna as whole. ISKCON ने तो बहुत प्रतिरोध किया है, उन्होंने तो अपनी जान गंवा दी अपनी गुरु की प्रतिमा को बचाने के लिए। इतफैल जी, कोई टिप्पणी आपकी इस पे? जिससे जितना हो पा रहा है उसको स्वीकार करके और आगे बढ़िए, ऐसा मेरा कहना है। अपने ही साथियों पर उंगली उठाने से तो कोई बात नहीं बनेगी। मनीष जस सर, जो सो रहा हो जगाया जा सकता है, दुनिया का बहुत बड़ा नट हो उसको जगाया नहीं जा सकता। और ऊपर से गांधी बनने की सनक, जिसकी आत्मा में नेहरूवाद घुस गया हो, वहां विनाश का बोध होने पर भी अकर्मण्य ही रहेगा, क्योंकि विनाश का बोध तो धृतराष्ट्र को भी था। आप ठीक कह रहे हैं, मगर आपको नहीं लगता कि गांधी बनने की सनक अब नहीं रही है? राजनीतिक कुछ लोग गांधी बनने की सनक, जैसे भोपाल से प्रज्ञा जी चुनाव लड़ी, उनके चुनाव होने से प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया था कि मैं कभी हृदय से उनको माफ नहीं कर सकूंगा। मोदी जी, जिनके चुनाव लड़ाने के लिए सारे भारत के भाजपाई, जिसको जो चाहिए था वो वहीं बैठा था, और प्रज्ञा जी का चुनाव तो भाजपा ने छोड़ दिया था, हिंदूवादियों ने लड़ाया। उन दोनों के चुनाव के वोटों के बीच में विजय का 20,000 का से भी कम का अंतर है। एक ऐसी महिला जो अपाहिज है, चल नहीं सकती, उसके पक्ष में, और भोपाल जैसी जगह पे जहां मुस्लिम वोट अच्छे खासे हैं, उनका और बनारस की जीत का अंतर 20,000 से भी कम का है।
तो ये तो बताता है कि गांधीवाद नेहरूवाद की तो अब निकल गया है, लोग उसके पक्ष में नहीं है, राजनेता करते हैं ऐसी बातें, समाज नहीं कर रहा है। वो तो 2 लाख से ऊपर से जीती थी ना, दोनों के चुनाव में सिर्फ 18,000 या 19,000 कुछ का अंतर है। दोनों मतलब मोदी जी के और उनके? हाँ, मोदी जी के उनके अंतर में। अच्छा। बहुत जबरदस्त बम्पर मेजोरिटी से जीती है वो औरत जो चल नहीं पाती, जो वोटर्स के बीच में नहीं जा सकती, जिसकी सभाएं नहीं हो रही थी, भाजपा ने हाथ खड़े कर दिए थे उनके इलेक्शन न लड़ाने की मनस्थिति थी, क्योंकि उनके पक्ष में खड़ा हो। जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ये कह रहा है कि मैं इसे हृदय से माफ नहीं करूंगा, नहीं, वो तो बाद में कहा है, वो तो पार्लियामेंट में कहा है, वो बाद में कहा है, वो उस समय नहीं कहा था। ये तथ्य मैं आपको थोड़ा संशोधित कर दूं। वो जो बात है वो बहुत बाद में हुई, क्योंकि वो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था बाद में। वो बहरहाल ये स्थिति है कि गांधी नेहरूवाद का भूत उतर चुका है। इस हिंदू ज्वार को दिशा देने की बात है, इसको ठीक से दिशा मिल गई तो ये बदलाव आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मानस हिंदुओं का तैयार है, पानी गुनगुना से ज्यादा तेज गर्म हो गया है। आप 2-4 मिनट और बैठ सकते हैं या 45 मिनट हो तो गए, मतलब 2-3 मिनट और खींचिए, ठीक है, चलेगा, डांट खाएंगे थोड़ी। मनमोहन सिंह ने एक बात तो सत्य कही थी, मोदी प्रधानमंत्री बने तो डिजास्टर होगा जी। ना इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है, ये पक्की बात है। मनमोहन सिंह की बात पे कहाँ जाते हो? महाभारत सावरकर की याचिका को डिफेंड करने के लिए भी ये गांधी का सहारा लेते हैं। कब तक गांधी भक्ति से ग्रसित हमारे शासक हमें बिठाकर ही मानेंगे। धन्यवाद महाभारत जी। नेक्स्ट, अंतिम 2 प्रश्न ले लीजिए। संजय सेन, प्रणाम तुफैल एंड संजय जी, शेयर द फ्रस्ट्रेशन एंड इम्पेशंस, एडमायर द क्लैरिटी, अनब्रेकिंग इंडिया इज अ क्रिटिकल नेसेसिटी फॉर आवर सर्वाइवल, नीड अ सीरीज ऑन अ न्यू इंडिया रोड मैप, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल। धन्यवाद आपको। आप आज मेरा फर्स्ट पोस्ट में एक आलेख आया है, एक आर्टिकल आया है अंग्रेजी में, कश्मीर में जो इनके भ्रम चल रहा है उसके ऊपर, तो आप लोग उसे पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारी चीजें स्पष्ट होंगी। वो जो मीडिया प्रो, धन्यवाद आपको। ये बात बिल्कुल ठीक है, नेतृत्व का मामला है। मैंने राम माधव के अल जजीरा वाद डिबेट, ये इनके फोरमोस्ट इंटेलेक्चुअल हैं राम माधव जी। उस गधे, उस आपके माजिद हसन के सामने इनका ये हाल हो गया था। ये कठिनाई है। मेरे जैसा व्यक्ति है, तुफैल जी जैसा व्यक्ति होता तो उसको चबा के खा जाता, उसके सामने राम माधव ने हथियार डाले। तो फिर उसका कारण ये ना कि जो समस्या है उसको सीधे सीधे एड्रेस करने की जगह लीपापोती करेंगे कि नहीं वो तो हमारा ये है और फलाने जी ने यूं कहा था और हम तो ये मानते हैं। अब इस तरह से बात करके तो बात बनती नहीं। मगरमच्छ को ये कह के गिलहरी है तो गिलहरी थोड़ी बन जाएगी। New viewers, sir, what do you feel about the Second Amendment in USA? Should India adopt something similar? बिल्कुल होना चाहिए, I agree. Right to bear arms, यहाँ भी होना चाहिए। डी सिंह, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, सनातनी माइंड वायरस aka someone else will take action while I watch, take zero risk, must go। ये जा रहा है धीरे धीरे, कम से कम आप देख रहे हैं इतने सारे लोग खुल के आए हैं, पहले कहाँ था ऐसा। इसी के साथ देखिए तुफैल जी को जल्दी जाना है इसलिए हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद, तुफैल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा, इस गंभीर विषय पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।